हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाय तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपी पीसीएस को ध्यान में रखते हुए 2026 वाली हम टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं। मेक आईएएस की आज की हमारी पहली टेस्ट सीरीज होने वाली है और आज की टेस्ट सीरीज में हम पॉलिटी के सेगमेंट से जो है क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगी। इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यमों में अवेलेबल रहेगा क्वेश्चन, तो आप इसको देख सकते हो। छोटी सी अपडेट है कि हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नेट। अब इस ऐप को क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जितनी भी टेस्ट सीरीज लगेंगी इसकी पीडीएफ आपको मिल जाती है। वो पीडीएफ आप प्रिंट आउट भी जो है निकलवा सकते हो, मतलब प्रिंट करवा सकते हो, चाहे वो मेक आईएएस की हो, ध्येय की हो, दृष्टि की हो, संस्कृति हो, सभी टेस्ट आपको हमारे ऐप पर मिल जाएंगे, जिसकी डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक जो है दे दिया है। तो अभी जाइएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा और टेस्ट को जो है लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा। आज के हम पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जल्दी चैनल पे नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर एक बार जरूर कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन अभिकथन और कारण है। यहाँ पर कह रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अभिकथन ए में कहता है कि 1784 में 1784 के तहत पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा द्वैध शासन की व्यवस्था का शुभारंभ जो है किया गया था। क्या ये सही कह रहा है? आप कहेंगे 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था इसमें द्वैध शासन की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया है। बात यहाँ पर बिल्कुल रूप से यह सही है। कैसे यह सही है? कारण कहता है कि 1784 के एक्ट ने कंपनी के राजनीतिक एवं वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक मतलब कि अलग अलग कर दिया था, है ना, अलग अलग जो है कर दिया था। तो आप कहेंगे भाई कारण भी सही कह रहा है, तो ऑप्शन तो आप यहाँ पर कहोगे सी वाला सही रहेगा। ए आर दोनों सही है और व्याख्या भी आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अब देखो एक चीज याद रखना है, जो आपके राजनीतिक मामले की प्रबंधन थे इसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नया गठन जो है किया गया था। किसके लिए? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से एक निकाय अलग बनाया गया था और इसका जो है यहाँ पर गठन किया गया था, जिसे नियंत्रण बोर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नियंत्रण बोर्ड भी कहते हैं। और इसी प्रकार द्वैध शासन की व्यवस्था का शुभारंभ जो है यहाँ पर देखने को मिलने लगा था, है ना। तो ये कहीं ना कहीं मोटी मोटी बातें रहती हैं आपके एग्जाम्स के लिए। सेकंड क्वेश्चन आता है कि 1861 के भारत परिषद अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। क्या कह रहा है? असत्य कथन कौन सा है, मतलब कि गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है 1861 के भारत परिषद अधिनियम के बारे में। चलिए बात की जाए। इसके द्वारा बनारस के राजा पटियाला के महाराजा को विधान परिषद में मनोनीत जो है किया गया था। बिल्कुल बात ठीक है। इसने विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी थी, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। इस अधिनियम के द्वारा पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की गई थी। भाई पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत यहां पर नहीं की गई थी, क्योंकि पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत 1859 में प्रारंभ हुई थी, 1861 में नहीं। तो आप कहेंगे सी वाला तो गलत है। और चौथा कहता है कि इसने वायसराय के अध्यादेश को जारी करने के लिए अधिकृत कर दिया था, ये भी करेक्ट है। तो यहां पर क्या बात की जा रही है कि भाई आपके 1861 के भारत परिषद अधिनियम ने बनारस के राजा पटियाला के महाराजा को विधान परिषद में मनोनीत किया था। विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति के लिए पहचाना गया, लेकिन पोर्टफोलियो की शुरुआत 1859 के तहत जो है रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। भाई भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बात की जा रही है। इसके द्वारा अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को जो है दे दी गई थी। क्या थी? अवशिष्ट शक्तियां किसको? वायसराय को दे दी गई थी। क्या ये सही है? चलिए आगे चल के और भी क्वेश्चनों को देखेंगे हम, है ना। 1935 का अधिनियम है और इसके अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना मतलब कि आरबीआई की स्थापना जो है की गई थी। अब कौन सा एक्ट कह रहा था? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत पूरी वाक्यांश हो रहा था। आप कहेंगे दोनों ऑप्शन सही है, पहला और दूसरा ऑप्शन करेक्ट थे। वायसराय के अंतर्गत शक्तियां गई थी और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना यहाँ पर कर दी गई थी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में विचार करें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहां पर बात की जा रही है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में विचार, तो कौन सा करेक्ट है? तो इसने भारत का विभाजन को दो स्वतंत्र डोमिनियनों में स्थापना की। तो भारत का विभाजन करके दो स्वतंत्र डोमिनियनों में स्थापना की, है सही है। आप कहेंगे बिल्कुल बात ठीक है। इसके द्वारा गवर्नर जनरल का पद का सृजन किया गया था, बिल्कुल बात करेक्ट है। फिर कहता है कि इसने शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द को समाप्त कर दिया था, ये भी करेक्ट है। आप कहेंगे बी वाला रहेगा। 1 2 3 तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। आप सभी को पता होगा भारत में ब्रिटिश राज समाप्त 15 अगस्त 1947 को हो गया था और भारत स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र के रूप में सामने आया था। दो डोमिनियन स्टेट की बात की जाए तो भारत और पाकिस्तान सामने आए थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? गलत ऑप्शन कौन सा है? एक तरफ सदस्य है, दूसरी तरफ धारित विभाग है। किस सदस्य थे, कौन सा विभाग संबंधित नहीं है, इसकी बात की जा रही है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग मिलाते हैं तो करेक्ट है। राजकुमारी अमृत कौर की बात की जाए, राजकुमारी अमृत कौर को श्रम विभाग नहीं मिला था। श्रम विभाग की अगर बात की जाए आपको दूसरे व्यक्ति को दिया गया था, लेकिन यहां पर बात किया राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य विभाग मिला था। कौन सा?
स्वास्थ्य विभाग मिला था राजकुमारी अमृत कौर को, बी ऑप्शन गलत है। डॉक्टर जॉन मथाई को परिवहन विभाग मिला था, करेक्ट है। और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को शिक्षा विभाग दिया गया था, ये भी आपका करेक्ट है। अब जो श्रम विभाग मिला था, अगर इसकी भी बात करी जाए तो श्रम विभाग जो आपका था वह जगजीवन राम को मिला था। किसको? जगजीवन राम को दिया गया था, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन आपका बी वाला गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा के सदस्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो संविधान सभा के सदस्य के बारे में कौन सा कथन करेक्ट है? संविधान सभा के द्वारा शेर का प्रतीक मुहर के रूप में अपनाया गया था, ठीक है। एल.एन. मुखर्जी को संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार बनाए गए थे। तो भाई यहां पर की जा रही है कि संविधान सभा द्वारा हाथी का प्रतीक को मुहर के रूप में बनाया गया था, ना कि आपके शेर के प्रतीक को। तो पहला गलत हो गया, पहली बात। दूसरा क्या कह रहा है? एल.एन. मुखर्जी संविधान सभा के प्रारूपकार थे। तो प्रारूपकार की बात की जा रही है तो एल.एन. मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूप चीफ ड्राफ्टमैन नियुक्त किया गया था, ये ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन पहला गलत है, दूसरा सही है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन रहना चाहिए केवल दूसरा, है ना, केवल दूसरा वाला सही है, याद रखिएगा। और यहाँ पर हाथी को बनाया गया था प्रतीक मुहर के रूप में, ना कि शेर को बनाया गया था। संविधान के परिवर्तन के साथ ही निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम समाप्त कर दिया गया? तो और इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? भाई संविधान के परिवर्तन के साथ ही किस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया, इसकी बात की जा रही है। तो आप कहेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को, ठीक बात है। भारत शासन अधिनियम 1935 को, बिल्कुल बात ठीक है। एब्लोशन ऑफ प्रिवी काउंसिल जुडिशियल एक्ट 1949। अरे भाई 1949 को कैसे हो जाएगा? ये तो आपका बाद में लागू ही हुआ था। तो आप कहेंगे पहला और दूसरा ये आपके जो है भारतीय संविधान जैसे परिवर्तन आया 26 नवंबर 1949 को, ये दोनों कानून को क्या कर दिया गया था? अधिनियम को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए। और व्यक्तियों पर विचार करना है, कौन सा व्यक्तित्व प्रारूप समिति से संबंधित है? भाई प्रारूप समिति से संबंधित कौन सा व्यक्ति है? इनमें से आप की जाएगी आपके एन गोपाल स्वामी अयंगर हैं, डॉक्टर के.एम. मुंशी हैं, टी.टी. कृष्णाचारी हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात की जाए आपके संबंधित नहीं है। तो 1, 2, 3 सही रहेंगे। आप कहेंगे सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। 26 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था और इसमें आपके 7 सदस्य थे। बी.आर. अम्बेडकर अध्यक्ष थे, आप सभी को पता होगा। एन गोपाल स्वामी अयंगर, जिसका नाम है इसको ऑप्शन में, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी इनका भी नाम है, सैयद मोहम्मद सादुतुल्लाह, ध्यान रखिएगा, एन माधवराव, लेकिन इनके स्थान पर बी.एल. मित्र बन गए थे। फिर टी.टी. कृष्णाचारी थे, याद रखिएगा, जिनकी मृत्यु के बाद डी.पी. खेतान को बनाया गया था। तो ये 7 सदस्य थे, जिसमें से 2 लोग अलग से फिर बाद में चुने गए थे। चलिए, एक तरफ सूची 1 है और दूसरी तरफ सूची 2 है। समितियां हैं और कौन से व्यक्ति से मिली है बात की जा रही है। जैसे प्रांतीय संविधान समिति की बात की है, प्रांतीय संविधान समिति किससे है? सरदार वल्लभ भाई पटेल से, ठीक है। प्रारूप समिति की बात की है तो प्रारूप समिति आप सभी को पता होने चाहिए किससे मिली थी? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से। तो आप कहेंगे यहाँ पर चौथे से मिलाएंगे। मौलिक अधिकार की उप समिति की बात किया, मौलिक अधिकार की उप समिति की बात किया तो जे.बी. कृपलानी संबंधित है, दूसरे से मिला देंगे। और प्रक्रिया नियम समिति की बात किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संबंधित है, तीसरे से मिला देंगे। तो इस तरीके से आप इनको याद कर लीजिए, एग्जाम में अगर आते हैं तो आप मिला पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। संविधान सभा के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? भाई संविधान सभा के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बात की जा रही है। तो इसका गठन नवंबर 1956 में किया गया था। तो संविधान सभा का गठन नवंबर 1956 में किया गया था, बिल्कुल बात ठीक है, आप सभी को पता होगा। इसमें महिलाओं को स्थान नहीं दिया गया। अरे इसमें भाई महिलाओं को स्थान था, है ना, इसमें महिलाओं को स्थान था, महिलाएं चुनी गई थी। तो ये गलत लिखा है, केवल पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है, महिलाओं को इसमें शामिल किया गया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मूल रूप में संविधान शामिल नहीं थे। तो मूल रूप में संविधान में क्या शामिल नहीं थे? आप कहेंगे प्रस्तावना शामिल थी, अनुच्छेद 395 शामिल थे, 22 भाग शामिल थे, 12 अनुसूचियां शामिल मूल संविधान में नहीं थी। तो अनुसूचियां कितनी शामिल थी कोई बता सकता है? आप कहेंगे 8 अनुसूची शामिल थी। कितनी? 8 अनुसूची उस समय शामिल थी, 12 अनुसूची तो बाद में जोड़ दी गई है। तो इसलिए डी वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। वर्तमान में 22 से तो 25 भाग हो चुके हैं, 395 से 495 हो चुके हैं, लेकिन 12 अनुसूची ना होकर 8 अनुसूची थी, याद रखिएगा। संघीय व्यवस्था के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? भाई संघीय व्यवस्था के बारे में विचार करना है, चलिए विचार कर लेते हैं। विचार की जाए भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का निष्कर्ष है। अरे भाई किसी समझौते का परिणाम नहीं है भारतीय संघ, तो पहला गलत हो गया, कोई समझौता नहीं है राज्यों के बीच में। किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल ठीक लिखा है। एकीकृत न्यायपालिका गैर संघीय लक्षण दर्शाता है, बिल्कुल करेक्ट है। लिखित संविधान का होना एक संघीय लक्षण है, ये भी सही है। तो 2-3 सही है, आप कहेंगे बी वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। ध्यान रखिएगा, भारतीय संघ जो है राज्यों के बीच कोई समझौते का परिणाम नहीं है। भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता नहीं है?
कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही, भाई ये तो विशेषता है ना, क्या है ये विशेषता है। मुख्यमंत्री का नेतृत्व, ये भी विशेषता है। निचले सदन का विघटन होना, ये भी विशेषता है। भारतीय संसद की संप्रभुता, नहीं नहीं नहीं, भारतीय संसद की संप्रभुता नहीं है, याद रखिएगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है ना, कैसा है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता यहाँ पर जो है नहीं दी गई है। भारतीय संसद की सर्वोच्चता यहाँ पर नहीं है, याद रखना है। नीचे दिए गए कथन और अभिकरण है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसकी बात की जा रही है। जैसे अभिकथन और करण, करण क्या कहता है इसको देख लेते हैं। अभिकथन ए कहता है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता में क्या है, कह रहा है भारत में धर्मनिरपेक्षता के सकारात्मक पहलू को शामिल किया गया। क्या कह रहा है, भारत में धर्मनिरपेक्षता के सकारात्मक पहलू को शामिल किया गया है। क्या ये ऑप्शन करेक्ट है, तो हम कहेंगे भाई ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। कारण क्या था कि भारतीय समाज बहुधर्मवादी है, कैसा है, बहुधर्मवादी है, तो आप कहेंगे ये भी करेक्ट है। क्यों, क्योंकि भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि तीसरी अनुसूची में सम्मिलित उम्मीदवार हैं। भाई तीसरी अनुसूची जो आपकी होती है, किस कौन कौन से उम्मीदवार होते हैं। प्रथम अनुसूची में क्या है, राज्यों के नाम, उनकी न्याय क्षेत्र हैं, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्तों के बारे में बात की गई है। तीसरी अनुसूची में शपथ प्रतिज्ञान के बारे में बात है, और शपथ इनमें से कौन कौन से व्यक्ति की बात की गई है, तो एक तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात की गई है। दूसरा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात की गई है, और इसमें बात की जा रही उपराष्ट्रपति की। तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति की यहाँ पर जो है बात नहीं की गई तीसरी अनुसूची में। आप कहेंगे केवल पहला और दूसरा सही है, तीसरा ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन क्या है, गलत है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता स्थित उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र का परिभाषा किया गया है। तो किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र को परिभाषित किया गया है, आप कहेंगे 1781 के अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया था, बी ऑप्शन करेक्ट है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कौन सा प्रावधान नहीं था, तो ऐसा कौन सा प्रावधान है जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में नहीं था। केंद्रीय प्रशासन की नींव, ये तो था। 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन करना, ये भी शामिल किया गया था। फिर आता है कलकत्ता में 1775 में उच्च न्यायालय की, अरे भाई उच्चतम न्यायालय की स्थापना संबंधित नहीं था, ये 1774 से संबंधित है। कब है, 1774 से संबंधित है। मद्रास और बंबई के गवर्नर पर बंगाल के गवर्नर जनरल की अधीनता होना, ये भी शामिल था। तो यहाँ पर कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, न कि 1775 में। महाद्वीपीय व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम का निर्माण मुख्य रूप से कारण बनी है, तो महाद्वीपीय व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के निर्माण का मुख्य कारण बनी है, आप कहेंगे 1813 के अधिनियम का कारण बनी हुई है। ईसाई धर्म के प्रचारकों को आज्ञा प्राप्त करके भारत में धर्म प्रचार के लिए जाने की अनुमति सुविधा का प्रारंभ जो है किस अधिनियम में किया गया था। तो ईसाई धर्म के प्रचारकों को आज्ञा प्राप्त करके भारत में धर्म का प्रचार करने के लिए सुविधा है, वो आपके किस अधिनियम के तहत दी गई थी, तो आप कहेंगे जो अधिनियम था वो कौन सा था, आप कहेंगे चार्टर एक्ट 1813 का था। कौन था, चार्टर एक्ट 1813 का था। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत पूछ रहा है भारत के गवर्नर जनरल के विधायिका के अधिकारों को सीमित कर दिया गया। अरे भाई सीमित नहीं किया गया था, बल्कि किया गया था भाई साहब खुली प्रतियोगिता आयोजन किया गया था, पहली बात तो इसमें। दूसरी बात इसमें क्या कर दिया गया था, केंद्रीकरण की दिशा में अधिनियम निर्णायक कदम था ये। तो अब यहाँ पर विधायिका के अधिकारों को सीमित तो नहीं किया गया था, तो पहला गलत हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक निकाय संबंधी गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया था, हाँ बिल्कुल ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापारिक गतिविधियां थी, जो चाय और चीन के साथ व्यापार चल रहा था 1813 में, वो चीन और चाय के साथ व्यापार को भी 1833 में आते आते समाप्त कर दिया गया और पूरी तरीके से खुले छूट प्रदान कर दी गई थी। तो केवल यहाँ पर आपका जो रहेगा दूसरा सही रहेगा, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार यहां पर प्राप्त कर दिए गए थे, कोई भी सीमा यहां पर नहीं थी, सारी सीमाओं को यहां लांघ दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1853 का चार्टर अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में कुल कितने सदस्यों को नियुक्त किया गया था, तो आप कहेंगे 6 सदस्यों को नियुक्त जो है यहां पर किया गया था। किस अधिनियम ने भारत में शासन की द्वैध प्रणाली को समाप्त किया, ऐसा कौन सा अधिनियम आया जिसने भारत में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया, आप कहेंगे 1858 का। कौन सा था, 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। भारत का शासन सीधे तौर पर महारानी विक्टोरिया के अधीन जो है ला दिया गया था, और इस अधिनियम के तहत नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोड को दोनों को समाप्त करके द्वैध शासन प्रणाली को खंडित कर दिया गया। नेक्स्ट आता है कि 1892 के अधिनियम की विशेषताओं के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 1892 के अधिनियम की विशेषताओं के बारे में विचार करना है, कौन सा ऑप्शन
सही है। जैसे इस विधान परिषदों को बजट पर बहस करने के लिए अधिकृत किया गया था, बिल्कुल ठीक है। 1892 में कहा गया कि विधान परिषद में जो व्यक्ति हैं बजट पर बहस कर सकते हैं। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान कर दिया था, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन रहेगा बी वाला, 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आता है कि 1909 के अधिनियम के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। 1909 के अधिनियम के बारे में विचार करना है। क्या विचार करना है? इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, करेक्ट है। लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे, ये सही बात है। लॉर्ड मिंटो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाने जाते हैं, करेक्ट है। जब तीनों ही सही है तो डी ऑप्शन पर हम सीधे सीधे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत शासन अधिनियम 1909 को किस तिथि से लागू किया गया था? तो भारत शासन जो अधिनियम 1919 आया था, इसको किस अधिनियम, पहले तो ये समझो 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, पहले तो इस अधिनियम को। अब दूसरी बात की जा रही है किस तिथि से लागू किया गया? वर्ष 1921 से लागू किया गया था। कब से? 1919 में आया था अधिनियम, लेकिन 1921 से इसको जो है लागू किया गया था। साइमन आयोग के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, मतलब साइमन आयोग के बारे में ऑप्शन कौन सा गलत है? तो यहाँ पर लिख देते हैं, वरना आप लोग भूल जाओ। साइमन आयोग के बारे में ऑप्शन यहाँ पर कौन सा गलत है, इसकी बात यहाँ पर की जा रही है, देख लेते हैं। आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे। कौन से थे? आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, बिल्कुल ठीक है। आयोग ने 1928 में रिपोर्ट को अपनी प्रस्तुत किया था, तो 1928 में प्रस्तुत नहीं किया था, बल्कि 1927 में जो है प्रस्तुत किया था, तो बी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की गई थी, करेक्ट है। आयोग के प्रस्ताव पर विचार गोलमेज सम्मेलन में किया गया था, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत था। नेक्स्ट आता है, किसके द्वारा संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बरकरार रखा गया? भाई संयुक्त रूप से ज्वाइंट हिंदू आपके निर्वाचन जो व्यवस्था थी उसको बरकरार रखा गया, पूना समझौते के अंतर्गत बरकरार रखा गया था। नेक्स्ट आता है, सभी भारतीय स्वतंत्रता पूर्वक अपनी योग्यता अनुसार प्रशासनिक पदों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। यह घोषणा जो है किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? यह घोषणा 1858 की सामग्री, मतलब कि जो आपका विक्टोरिया महारानी घोषणा की थी, उसके द्वारा 1853 में एक चार्टर अधिनियम आया था, सिविल सेवा संबंधी प्रावधान, उसी के तहत 1858 में कहा गया था कि योग्यता अनुसार सभी व्यक्ति भारतीय स्वतंत्रता पूर्वक प्रशासनिक पदों को प्राप्त जो है कर सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया, लेकिन छोटा सा अपडेट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लीजिए, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। अब लगातार ऐसी वीडियो आती रहेंगी, आप सभी को पता होगा। साथ में हमारा ऐप जो आ चुका है यूपीएससी अलर्ट, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मल्टीपल कोर्सेज, मल्टीपल टेस्ट सीरीज हैं, उनको भी आप जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1833 के अधिनियम के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? भाई 1833 के अधिनियम के बारे में बंगाल का गवर्नर जनरल एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। अरे भाई बंगाल गवर्नर जनरल ने 4 सदस्यीय तो गठन किया था, 1833 के अधिनियम के तहत नहीं, 1773 के अधिनियम के तहत गठन किया था। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन गलत है। भारत का गवर्नर जनरल में सभी नागरिक एवं सैन्य शक्तियां निहित कर दी गई। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, 1833 के अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल में सभी नागरिक और सैन्य शक्तियों को यहाँ पर शामिल कर दिया गया था। भारत का गवर्नर जनरल ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया, अभी नहीं बनाता भाई, है ना, अभी नहीं बनाता, तो ये भी ऑप्शन गलत है, केवल बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। यहाँ पर सम्मिलित करना है, सही सम्मिलित का विचार ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य हैं और उनके पदनाम हैं, बात की जा रही है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो लॉर्ड पेंथिंग लॉरेंस, जो लॉर्ड पेंथिंग लॉरेंस थे ये भारत सचिव थे, करेक्ट है। सर स्टेफर्ड क्रिप्स की बात किया तो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, इससे मिला देंगे। और एवी अलेक्जेंडर की बात किया तो आपके नौसेना के मंत्री थे, इससे मिला देंगे। तो ऑप्शन तो कहेंगे आप केवल पहला वाला ही सही है, जबकि दूसरा और तीसरा ऑप्शन एक दूसरे से हमने मिला दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जा रही है, भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में विचार, इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया, बिल्कुल ठीक है। इससे एक लोक सेवा आयोग के गठन किया गया, ये भी करेक्ट है। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया और लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। आप कहेंगे दोनों ऑप्शन यहाँ पर जो है आपके सही है। नेक्स्ट आता है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 में कौन शिक्षा मंत्री थे? भाई स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में 1947 में आजादी के बाद शिक्षा मंत्री की बात करी कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है ना, सी ऑप्शन करेक्ट है। आर के परशुराम शेट्टी की बात किया है तो आपकी ये वित्त मंत्री थे, ध्यान रखिएगा। जगजीवन राम की बात किया तो श्रम मंत्री थे। डॉक्टर जॉन मथाई की बात किया तो आपके रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। तो ऑप्शन आपका जो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद है आपके शिक्षा मंत्री थे, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? जैसे विचार कर लेते हैं कि संविधान सभा के गठन का विचार 1934 में पहली बार एमएन रॉय ने रखा था, बिल्कुल ठीक है। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा की गठन की मांग की। तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना जाएगा या रखेगा। तो यहां पर जो है गठन की मांग स्वतंत्र संविधान के निर्माण की बात तो की गई थी, लेकिन 1935 में संविधान सभा के गठन की मांग जो है राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत में की थी। तो आप कहेंगे 1935 में की गई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण की मांग। लेकिन जब स्वतंत्र संविधान के निर्माण की बात की तो आपका 1938 में की थी। तो ऑप्शन कहेंगे केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की, क्या घोषणा की? स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा, ये क्वेश्चन वही आ गया जो अभी मैं बता रहा था कि द्वारा किया जाएगा, इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से किसके द्वारा स्वीकार जो है कर लिया था? तो आप कहेंगे ये स्वीकार जो है अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से कर लिया गया था। कौन से? अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से, जो 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था उसके माध्यम से कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ेंगे, कैबिनेट मिशन योजना में संविधान सभा के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? भाई कैबिनेट मिशन योजना के संविधान में सभा में विचार करना है, कौन सा सही है? इसके प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक बात है। इसमें देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चयन वायसराय द्वारा किया जाना था। अरे भाई ये थोड़ी ना सही बात है, ये गलत है। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या का अनुपात में किया जाना था, ये भी सही है। तो पहला और तीसरा सही है, जबकि दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान सभा के निम्नलिखित उपाध्यक्ष में कौन थे? तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष की बात की जा रही है, कौन थे? तो आप कहेंगे जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो आपके उपयुक्त में से एक से अधिक व्यक्ति थे। मतलब की ये है कि संविधान सभा में जो उपाध्यक्ष थे डॉक्टर एच सी मुखर्जी भी थे, आपके टी कृष्णाचारी भी थे, है ना। तो आप कहेंगे दोनों ही व्यक्ति थे। अब यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि ए और बी दोनों होता, इसीलिए सी वाले पे टिक लगाना पड़ेगा। उपयुक्त में से एक से अधिक व्यक्ति थे, दोनों ही व्यक्ति संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। उद्देश्य प्रस्ताव के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया। क्या ये सही है? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया। ठीक बात है। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार जो है कर लिया गया था। तो 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति स्वीकार कर लिया गया था, ये भी करेक्ट है। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। आप कहेंगे 1 और 2 दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। उद्देश्य प्रस्ताव के संबंध में कौन सा ऑप्शन असत्य? अब एक ऑप्शन यहाँ पर गलत है, कौन सा गलत है? संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करना चाहती थी, करेक्ट है। संविधान के निर्माण की घोषणा करती थी, तो ये भी करेक्ट है। एक संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां प्राधिकार स्रोत जो है संविधान सभा को बनाती है, नहीं ये गलत है। इसके द्वारा संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रावधान था, ये भी करेक्ट है। तो उद्देश्य प्रस्ताव में ए बी डी सही है, जबकि सी ऑप्शन यहाँ गलत है। नेक्स्ट आता है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा संविधान सभा की स्थिति के संबंध में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? मतलब गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है? इस संविधान सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बना दिया, बिल्कुल ठीक बात है। इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने का अधिकार जो है दे दिया था। मतलब कि जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया तो ब्रिटिश संसद के द्वारा जो इतने भी कानून बनाए गए थे, चाहे तो सभी कानूनों को समाप्त यहाँ पर किया जा सकता था, बिल्कुल ठीक है। इसके द्वारा संविधान सभा को विधायिका का कार्यभार जो है सौंप दिया गया था, बिल्कुल सही सुना है। और संविधान सभा एवं विधायिका के रूप में इसकी स्थायी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। नहीं, इसकी स्थायी अध्यक्षता डॉक्टर प्रसाद ने नहीं की थी। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है। कौन सा है? डी ऑप्शन गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा निम्नलिखित में से कितने कार्य किए? भाई संविधान सभा ने निम्नलिखित में से कितने कार्य किए थे? तो आप कहेंगे संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया था, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय गान को अपनाना, ये भी कार्य है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहले राष्ट्रपति के रूप में चुनाव करना, ये भी कार्य है। तो आप कहेंगे यहाँ पर जो है सभी ऑप्शन संविधान सभा के द्वारा जो है किए गए थे। अब मई 1949 में बात किया है, मई 1949 में 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। राष्ट्रीय ध्वज की बात किया तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रगान की बात की जाए तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और यहीं पर अगर राष्ट्रीय गीत और आ जाता, कौन सा? राष्ट्रीय गीत और आ जाता, तब आप कहेंगे वो भी 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में 24 जनवरी 1950 के ही जो है चुने गए थे। तो ऑप्शन यहां पर कहेंगे आप जो है 1, 2, 3 सभी ऑप्शन सही थे। तो
डी वाला यहाँ पर करेक्ट जो है हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति का अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नहीं की गई? नहीं की गई बात क्या रही है? संघीय संविधान समिति की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। राज्यों से समझौता करने वाली समिति भी जवाहरलाल नेहरू सम्मिलित है। संघीय समिति की अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू ने की। प्रांतीय संविधान समिति की बात की जाए तो यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नहीं की गई। प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी। डी ऑप्शन गलत है। द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाई द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो यह जो है आपका प्रस्ताव डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था 14 नवंबर 1949 को, है ना। 14 नवंबर 1949 को प्रस्ताव को पेश किया गया था, याद रखिएगा। और इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को क्या कर लिया गया था? पारित घोषित जो है कर दिया गया था। खैर, संविधान सभा में चुने हुए चुनावों के परिणाम के संबंध में कौन सा ऑप्शन असत्य, मतलब गलत ऑप्शन यहाँ पर संविधान सभा में चुने गए चुनावों के संबंध में कौन सा ऑप्शन गलत है? कांग्रेस ने सर्वाधिक 208 सीटें जीती थी, बिल्कुल ठीक है। मुस्लिम लीग के द्वारा सर्वाधिक सीटें जीतने वाला दल बना था, ये आप कहेंगे मुस्लिम लीग ने आपके 73 सीटों को जीता था, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। स्वतंत्र उम्मीदवारों ने भाग नहीं लिया, नहीं, बल्कि इंडिपेंडेंट स्वतंत्र जो थी 8 सीटों ने भाग लिया हुआ था। आप कहेंगे सी ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका गलत है, क्योंकि ये आपका ऑप्शन गलत लिखा है। जबकि यूनिस्ट पार्टी ने 1 और यूनिस्ट मुस्लिम पार्टी ने 1, कृषक प्रजा पार्टी ने 1 और कम्युनिस्ट पार्टी ने भी 1-1 सीटों पर यहाँ पर जीत हासिल की थी। बाकी सबसे ज्यादा कांग्रेस ने 208, मुस्लिम ने 73 और स्वतंत्र ने 8। संविधान ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है, संविधान सभा के संदर्भ में किसका कथन है और किसने कहा है? सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है, ये बात जो है आपके ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा कही गई थी। किसने? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कही थी। नेक्स्ट आता है, संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है। संविधान सभा के संदर्भ में यह कथन किसका है? संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है, यह कथन की बात किया है विंस्टन चर्चिल का है। किसका है? विंस्टन चर्चिल का है। और कहा था इन्होंने, विंस्टन चर्चिल ने, कि भारत के एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधि एक संविधान सभा है। ध्यान रखिएगा एक और नाम यहाँ पे जुड़ा हुआ है, अगर बात किया तो लॉर्ड विस्काउंट। किसका जुड़ा है? लॉर्ड विस्काउंट का जुड़ा हुआ है। इन्होंने हिंदुओं का निकाय कहा था। किसको? हिंदुओं का इन्होंने जो है निकाय कहा हुआ था, याद रखिएगा। इन्होंने कहा था संविधान सभा हिंदुओं का निकाय है, ठीक। और विंस्टन चर्चिल ने भारत के एक बड़े समुदाय के रूप में इसको प्रतिनिधित्व किया था। भारत की संविधान सभा में 31 दिसंबर 1947 को राज्यसभा सदस्यों पर विचार कीजिए, बढ़ते से घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बढ़ते से घटते क्रम में, है ना, तो बढ़ते से घटते क्रम में अगर सबसे पहले बात की जाए तो आपका पश्चिम बंगाल में 19, मद्रास में बात की जाए तो मद्रास में आप कहेंगे क्या? मद्रास में आप कहेंगे 49, बॉम्बे में बात की जाए तो आप कहेंगे 21, और संयुक्त प्रांत में अगर बात की जाए तो आप कहेंगे संयुक्त प्रांत में 55। तो यहाँ पर बढ़ते से घटते क्रम में कौन सा रहेगा? सबसे बढ़ता हुआ आपका चौथा नंबर पर है ना, 4, फिर 2 मद्रास, फिर आपका 3 बॉम्बे, फिर आपका पश्चिम बंगाल। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पहली निर्वाचित संसद दोनों सदस्यों के साथ अस्तित्व में आई। पहली निर्वाचित संसद दोनों सदनों के साथ अस्तित्व में आई थी। आप कहेंगे 17 अप्रैल 1952 को अंतरिम संसद का अस्तित्व समाप्त हुआ, और पहली निर्वाचित संसद दोनों सदनों में मई 1952 में कब आई थी? मई 1952 में अस्तित्व में आई थी। आप कहेंगे सी ऑप्शन करेक्ट है। पाकिस्तान के लिए गठित संविधान सभा में सम्मिलित राज्य थे। पाकिस्तान के लिए गठित संविधान सभा में सम्मिलित राज्यों की बात की जा रही है, कौन कौन से थे? एक तो आप कहेंगे उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत था, दूसरा आपका असम का सिलहट जिला था, है ना। तो आपका ऑप्शन कहेंगे 3 और 4 शामिल है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जबकि पूर्वी पंजाब और पश्चिम बंगाल सम्मिलित नहीं था। संविधान सभा के सत्रों के संबंध में विचार करना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो संविधान सभा के सत्रों के बारे में विचार करना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 24 जनवरी 1950 को इसका 11वां सत्र संपन्न हुआ। 11वां सत्र इसका 24 से 26 नवंबर 1949 को हुआ था। कब हुआ था? 14 से 26 नवंबर 1949 को इसका जो है कौन सा 11वां सत्र जो है संपन्न हुआ था। तो पहला गलत हो गया। 11वां सत्र में सदस्यों ने भारत के संविधान पर अपने हस्ताक्षर जो है किए थे, तो भाई ये भी गलत हो जाता है। 24 जनवरी 1950 को पुनः बैठी सभा, और जब सदस्यों ने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए। तो ऑप्शन क्या कह रहा है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन हम कहेंगे ना तो पहला सही था, ना ही दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही था। भारत के संविधान को विस्तृत बनाने के लिए कौन से कारण है? भाई विस्तृत मतलब कि बहुत बड़ा, लार्जेस्ट बनाने के लिए सबसे संविधान के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? तो एक आप कहेंगे संविधान का विस्तार और विविधता में आना, बिल्कुल ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रभाव आना, करेक्ट है।
केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान का होना करेक्ट है। संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व होना, तो आप कहेंगे ये भी करेक्ट है। ऑप्शन कहेंगे डी वाला सही है, क्योंकि संविधान का इतना बड़ा होना कुछ ना कुछ चारों ही कारण माने जाते हैं। भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया था, यह घोषणा किसने की थी? बात की जा रही है कि भारत का जो संविधान है पूरे विश्व के संविधानों को छानने के बाद भारत का संविधान बनाया गया, और यह घोषणा जो है डॉक्टर अंबेडकर के बाद जो है कही गई थी। किसने? डॉक्टर अंबेडकर ने घोषणा की थी। भारतीय संविधान के संदर्भ पर विचार करें, यहाँ पर कौन से ऑप्शन करेक्ट है, चलिए देख लेते हैं। संविधान का दार्शनिक भाग ब्रिटेन से प्रेरित है। संविधान का दार्शनिक भाग ब्रिटेन से प्रेरित नहीं है भैया, अमेरिका एवं आयरलैंड से प्रेरित है। कहां से है? यूएसए एवं आयरलैंड से प्रेरित है, याद रखिएगा। तो आप यहां पर कहेंगे पहला वाला गलत है। दूसरा कहता है भारतीय संविधान की राजनीति का अधिकांश भाग अमेरिका और आयरलैंड से प्रेरित है। नहीं भाई, ये आपके ब्रिटेन से प्रेरित है। कहां से? ब्रिटेन से प्रेरित है। तो एक तरीके से दूसरा भी गलत है, तो ना तो पहला सही है ना ही आपका ऑप्शन दूसरा वाला सही है। यूएसए से भारत में मौलिक अधिकार अपनाए गए हैं, याद रखिएगा। फंडामेंटल जो आपके राइट है वो आपके यूएसए से अपनाए गए हैं, जबकि आयरलैंड से डीपीएसपी को जो है अपनाया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अपनाया गया है। तो आपका ऑप्शन पहला और दूसरा दोनों ही गलत है। संविधान के संदर्भ में विचार करना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं सही है। तो क्या मांग की जा रही है? संविधान के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है, बात की जा रही है। तो देखें, अनम्य संविधान संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता को दर्शाता है। क्या है? कह रहा है कि अनम्य संविधान संशोधन करने की विशेष प्रक्रिया अपनाई गई है, बिल्कुल ठीक है। ब्रिटेन का संविधान नम्य संविधान का उदाहरण है, बिल्कुल बात ये भी ठीक है ना। और भारत का संविधान अनम्य संविधान का उदाहरण है, नहीं अनम्य संविधान का उदाहरण नहीं है, इसलिए केवल पहला और दूसरा ही सही है, जबकि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका गलत है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है उस पर टिक करिए। चलिए विचार कर लेते हैं। क्या विचार करना है? न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है, बिल्कुल बात ठीक कही गई है कि अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा जो है अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से कम है, ये भी करेक्ट बात है। संसद की संप्रभुत्ता नियम ब्रिटिश संसद से जुड़ी हुई है, ये भी सही है। भारतीय संविधान संसदीय संप्रभुत्ता को इंगित करता है, तो भारतीय संविधान क्या कह रहा है कि भाई भारतीय संविधान संसदीय संप्रभुत्ता को इंगित करता है? नहीं, भारतीय संविधान संसदीय संप्रभुत्ता को इंगित नहीं करता है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो संसद की संप्रभुत्ता का नियम ब्रिटिश संसद से तो जुड़ा है, जबकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका की सर्वोच्चता के न्यायालय से लिया गया है, ये भी ध्यान रखना है। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन केवल 1, 2, 3 ही सही होगा, चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है ना। चौथा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान है और इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान किसमें निहित है? आप कहेंगे यहाँ पर जो है न्यायाधीशों के लिए निर्धारित सेवा शर्तें, न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना। तो संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान किसके तहत आते हैं? तो आपका ऑप्शन रहेगा 1, 2, 3, 4, चारों ही ऑप्शन आपके वहां पर सही है। भारत में संघीय अदालत है, सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष अदालत है, मौलिक अधिकारों की रक्षा गारंटी देता है, संविधान का संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है कि संविधान में मौलिक अधिकार से संबंधित कथन कौन सा सही नहीं है, गलत ऑप्शन कौन सा है? चलिए देख लेते हैं। ये राजनीति लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना है, ठीक बात है। मौलिक अधिकार परिवर्तनीय नहीं, अरे मौलिक अधिकार परिवर्तनीय होते हैं, है ना, तो बी ऑप्शन तो गलत है। संसद द्वारा इन्हें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया जा सकता है, बिल्कुल बात ठीक है। कार्यपालिका पर निरोधक की तरह काम करते हैं, ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर कहेंगे केवल बी ऑप्शन सही नहीं था। सार्वभौम वयस्क मताधिकार के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है? सार्वभौम वयस्क मताधिकार के बारे में कौन सा करेक्ट है? तो वर्ष 1989 में मतदान करने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर अब जो है 18 वर्ष कर दी गई है, सही बात है। और 61वें संविधान संशोधन है, इसमें प्रावधान रखा गया था, आप कहेंगे ये भी करेक्ट है। तो 61वें संविधान संशोधन 1989 में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है, दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर सही हो जाते हैं। नेक्स्ट होता है आपातकालीन प्रावधानों के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है? भाई आपातकाल के दौरान देश का ढांचा संघीय से एकात्मक जो है हो जाता है। कैसा होता है? एकात्मक हो जाता है, सिकुड़कर शक्तियां केंद्र के हाथ में आ जाती हैं, आप कहेंगे पहला सही है। अनुच्छेद 365 राष्ट्रपति शासन को लगाने के कारणों में से एक है, तो आप कहेंगे दोनों सही है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा ऑप्शन असत, गलत ऑप्शन कौन सा है? मूल रूप से भारतीय संविधान 2 स्तरीय राज्य व्यवस्था थी। कैसी थी? केंद्र स्तरीय और राज्य स्तरीय। ध्यान रखिएगा, केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा किया गया, तो सही है।
वर्ष 1992 में 3 स्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया है। बिल्कुल बात ठीक है। आपका कौन सा आता है ना, आपकी लोकल बॉडीज भी सामने आती है, तो बिल्कुल ठीक है। संविधान के 9वें भाग और 11वीं अनुसूची में 73वें संशोधन जो है संबंधित है। आप कहेंगे ये भी सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आप कहेंगे डी ऑप्शन यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ पर सही है। वर्ष 1992 में 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा 3 स्तरीय सरकार को यहाँ पर जो है मिलाया गया था। क्या रखिएगा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और कितने युग्म यहाँ पर सही है। भाई विचार करना है कितने युग्म सही है। कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से 78 में है, सही है। संसद अनुच्छेद 79 से 122 में है, करेक्ट है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां अनुच्छेद 123 में आती है, करेक्ट है। और संघ की न्यायपालिका अनुच्छेद 124 से 147 में, करेक्ट है। आप कहेंगे भाई सभी ऑप्शन सही, चारों के चारों युग्म यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर, एक तरफ भाग है, दूसरी तरफ विषय वस्तु है और तीसरी तरफ अनुच्छेद है। कौन सा भाग किस वस्तु से अनुच्छेद से संबंधित सुमिलित नहीं है, बात की जा रही है। तो बात की जाए XVVII आपात उपबंध है, 352 से 360 का प्रावधान किया गया है, ये सही है। तो आप कहेंगे XVIII में आपात उपबंध है, अनुच्छेद 352 से 360 का प्रावधान किया गया है, बिल्कुल बात ठीक है। ये XX में बात की जा रही है, संविधान का संशोधन है और 368 में आता है, क्या ये सही है। तो आप कहेंगे भाई ये भी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। VIII की बात की जाए, VIII अगर आई की बात की जाए, संघ राज्य क्षेत्र है और 239 से लेके क्या है, 239 से लेकर आपके 242 तक आता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है ना। XX में संविधान का संशोधन है, 368 में आता है, करेक्ट है। और आपात उपबंध XVIII में है, 352 से 360 में आता है, ये भी करेक्ट है। तो आप कहेंगे 2 युग्म यहाँ पर सही है, जबकि 1 युग्म यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए विचार कर लेते हैं। अनुच्छेद 72 में दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुगण को राष्ट्रपति की शक्ति को इंगित करता है, मतलब कि राष्ट्रपति को संगत है। आर्टिकल 72 के तहत जो है क्षमादान की प्रक्रिया अपनाया जा सकती है। आर्टिकल 112 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण किसकी है, वार्षिक वित्तीय विवरण की जो है बात यहाँ पर की गई है, दूसरा गलत हो गया। आर्टिकल 110 में वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है, वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की जा रही है, तो आपके 112 में की गई थी, जो कि बता दिया है। धन विधेयक की परिभाषा आपकी बात की जा रही थी, किसमें की गई है, आपकी धन विधेयक की परिभाषा 110 में की गई है और वार्षिक वित्तीय विवरण की परिभाषा 112 में की गई है। तो ऑप्शन दूसरा और तीसरा गलत है, केवल पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सही नहीं है। गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है, इन चारों में गलत ऑप्शन कौन सा है। जैसे बात की जाए अंतर्राज्यीय नदी एवं नदी घाटियों के जल संबंधी विवाद, आर्टिकल 262 में आते हैं, करेक्ट है। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध, आर्टिकल 263 में आते हैं, करेक्ट है। कुछ राज्यों को संघ से अनुदान, कुछ राज्यों को संघ से अनुदान की बात की जाए तो आपकी किस में आते हैं, आर्टिकल 275 में आते हैं, किस में आते हैं, 275 में आते हैं, ना कि 265 में। तो आपका सी ऑप्शन गलत है। वित्त आयोग 280 में आता है, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ गलत था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ आपका सही है। चलिए विचार कर लेते हैं, सही ऑप्शन कौन सा है। अनुच्छेद 335 लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के स्थानों का आरक्षण का प्रावधान करता है, तो 333 सही करता है भैया। 330 आर्टिकल आपके लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान से संबंधित है, तो पहला गलत हो गया। 330 सेवाओं और पदों के अनुसूचित जनजातियों को दावों करता है, आपका 335 नहीं करता, 330 नहीं करता है, बल्कि 335 करता है, तो दूसरा वाला भी गलत है। आप कहेंगे ना तो पहला सही है ना ही दूसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि एक दूसरे से गलत लिखा था। 8वीं अनुसूची के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। गलत ऑप्शन 8वीं अनुसूची के बारे में कौन सा है। जैसे सिंधी भाषा को 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ये तो भाई ऑप्शन आपका सही लिखा है। कोंकणी मणिपुरी नेपाली को 1992 के 72वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो कोंकणी मणिपुरी नेपाली को 1992 के 72वें नहीं 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, दूसरा गलत हो जाता है। बोडो डोंगरी मैथिली और संताली को 2003 में 93वें संशोधन के माध्यम से नहीं जोड़ा गया था, 92वें संशोधन के माध्यम जोड़ा गया था, तीसरा भी गलत हो जाता है। पूछा है कौन सा गलत है, आप कहेंगे दूसरा और तीसरा गलत है, जबकि पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान के स्रोत एवं उनके विषयों के बारे में कितने युग्म यहाँ पर सही है, कितनी युग्म सही है।
चलिए बात की जाए कितने युग्म सही है, तो बात की जा रही है कि भारत का शासन अधिनियम। अच्छा, इसका आंसर आप लोग बताइएगा, है ना, क्योंकि आप लोग में तो मैं चेक करूं कि आप लोग वीडियो को कहां तक देख पा रहे हो और कितने ऑप्शन जो है बता पा रहे हो, है ना। चलिए बताइए, भारत शासन अधिनियम 1935 में लोक सेवा आयोग के बारे में बात की गई या नहीं? ब्रिटेन का संविधान परमाधिकार लेख के बारे में है या नहीं? आयरलैंड का संविधान द्विसदनात्मक है या नहीं? और कनाडा का संविधान अवशिष्ट शक्तियों केंद्र में निहित है या नहीं? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बताएंगे। यहाँ पर कितने युगों में आपके सही हैं? केवल 1, केवल 2, 3 या फिर 4? तो 66 का आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कितने ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से यहाँ पर भी कितने युग्म सही हैं? एक तरफ स्रोत है और एक तरफ विषय है। सोवियत संघ से प्रस्तावना में न्याय लिया गया है, ये तो सही लिखा है। फ्रांस से समता और बंधुता के आदर्श लिए गए हैं, ये भी करेक्ट है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है, ये भी करेक्ट है। तो आप कहेंगे उपयुक्त में से सभी ऑप्शन यहाँ पर सही मिले हुए हैं, तो तीनों के तीनों यहाँ पर करेक्ट है। सहकारी समिति के संबंध में विचार करना है, कौन सा कथन सही है? भाई सहकारी समिति के बारे में विचार करना है, यहाँ पर देख लेते हैं। तो 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा एवं संरक्षण प्रदान किया है, बिल्कुल बात ठीक है। 97 संविधान संशोधन अनुच्छेद 245 जेड एच से लेकर 245 जेड टी तक संबंधित है, 245 जेड एस से लेकर 245 जेड टी तक। अरे भाई, सहकारी समितियां शीर्षक से संबंधित है, ये आपका संबंधित नहीं है, तो केवल आपका पहला सही रहेगा, दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है गलत है, याद रखिएगा, है ना, दूसरा ऑप्शन आपका गलत है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 10वीं अनुसूची से संबंधित अनुच्छेद है। भाई 10वीं अनुसूची से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? आप कहेंगे आर्टिकल 191 है, 191 जो है 10वीं अनुसूची से संबंधित है। नेक्स्ट आता है कि अनुच्छेद 78 में कौन सा प्रावधान यहाँ पर संबंधित है? आर्टिकल 78 में बात की जा रही है, कौन सा प्रावधान रखा गया है? तो आप कहेंगे राष्ट्रपति को जानकारी देने और संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य संबंधी प्रावधान से संबंधित आपका आर्टिकल 78 है। तो राष्ट्रपति को जानकारी प्रधानमंत्री के द्वारा कर्तव्य है देना, आपका ये 78 में रखा गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा ऑप्शन आपका सही है, इसके बारे में बात की जा रही है। तो अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित है, करेक्ट है। अनुच्छेद 163 जो है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री का प्रावधान है। भाई राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान है, मुख्यमंत्री का प्रावधान नहीं है। किसका होता है? मंत्रिपरिषद का प्रावधान होता है, यहाँ पर दूसरा गलत हो जाता है। और अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने संबंधी मंत्रिपरिषद, अरे भाई मंत्रिपरिषद नहीं होगा, यहाँ पर सीएम का कर्तव्य होगा, तो ये भी तीसरा गलत है, केवल पहला सही रहेगा, जबकि दूसरा और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। निम्नलिखित में से किस तिथि को ब्रिटिश भारत ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है? तो ब्रिटिश सरकार ने पहली बार किस तिथि को घोषित किया था कि भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है? 20 अगस्त 1917 को। कब घोषित किया था? 20 अगस्त 1917 को यह जो है घोषित किया हुआ था कि भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन वायसराय की कार्यपालिका, क्या कहते हैं, वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य थे जिन्होंने विधि सदस्य के रूप में कार्य भी किया हुआ है? तो ऑप्शन कहेंगे आप जो है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इस अधिनियम ने, कौन से अधिनियम ने? महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए, इस अधिनियम ने महिला और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था का विस्तार किया। और यह अधिनियम था, यह अधिनियम कौन सा था? तो आप कहेंगे यह अधिनियम आपका 1935 का अधिनियम था, जिसमें कहा गया था महिला और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था एक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के रूप में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय स्वतंत्रता अध्यादेश को, भारतीय स्वतंत्रता अध्यादेश को ब्रिटिश संसद में किस तिथि को पेश जो है किया गया था? आप कहेंगे 4 जुलाई 1947 को, 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया था। लेकिन याद रखिएगा 18 जुलाई, ये डेट भी याद कर लो, 18 जुलाई 1947 को राजशाही की संस्कृति यहां पर मिल गई थी। और इसके बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत क्या हो गया? आजाद हो गया था। क्या हो गया था? आजाद हो गया था। तो याद रखना है कि इस टेस्ट के हमने 75 क्वेश्चनों को लगाया है। मेक आईएएस की जितनी भी टेस्ट आती है इसमें 75 क्वेश्चन होते हैं, और यहाँ पर 75 से कम आपकी 100 से ज्यादा टेस्टिजों को हम यहाँ पर आपकी लगवाने की कोशिश करें, केवल मेक आईएएस की। इसके बाद हम दृष्टि आईएएस की भी लगवाएंगे, दृष्टि के बाद संस्कृति आईएएस की भी लगवाएंगे, ध्येय की भी लगवाएंगे, मल्टीपल्स जीएस वर्ल्ड की आएंगी, तो मल्टीपल्स कोचिंग की टेस्ट आती रहेंगी, आप देखते रहिएगा। 6 से 7 कोचिंग के टेस्ट को यहाँ पर वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। और इन सभी कोचिंग की पीडीएफ टेस्ट की आपको हमारे कहां मिलेगी?
यूपीएससी नट नाम से प्लेटफॉर्म पर, मतलब कि ऐप पर मिल जाएगी, जिसकी ऐप की हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है दे दी है। तो ऐप पर आपको सभी पीडीएफ मिल जाएंगे, वहां से आप जो है डाउनलोड कर पाओगे। कोई प्रॉब्लम हो, कोई आपको डाउट हो, कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, फोन जरूर लगा लीजिएगा, आपका समाधान हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मुलाकात करेंगे। कोई भी डाउट है, कोई सजेशन है, कमेंट कर लेना, कॉल कर लेना, व्हाट्सअप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, क्योंकि लाइव क्लासेस का अपडेट वहीं पर बना रहता है और वहीं पर हम दे देते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।